डार्क स्पिरिट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग वहाँ पर अपनी दोस्त हानमैन का बदला ले लेता है। वो उन दोनों को मार देता है। जियांग हुआ और जिंग हुआ उन दोनों को वहाँ पर मारने के बाद वहाँ से जल्दी से अपनी शैडो फ्लीटिंग मूव को यूज करते हुए गायब हो जाता है, क्योंकि लिन फेंग वहाँ से जल्दी से अपने दोस्त हानमैन के पास आना चाहता है। इस एपिसोड की शुरुआत में जुनहाई सेक्टर के आउटर सेक्टर डिसाइपल्स के क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। लिन फेंग भागता हुआ हानमैन के रूम के बाहर आता है। वो अंदर देखता है तो वो बिस्तर पर लेटा होता है, जबकि जियांग जुन भी उसके पास ही बैठी होती है। लिन फेंग भागता हुआ वहाँ पर आता है, जिंगजुन से कहता है ये कैसा है। वो उसे कहती है ये फिलहाल तो ठीक है, लेकिन इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। लिन फेंग भागता हुआ उसके पास आता है और उसको हिला हिला कर कहता है हानमैन जल्दी से उठो, क्या तुम ठीक हो। हानमैन उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने उन दोनों को हरा दिया, मुझे लगता है कि तुमने उन दोनों को हरा दिया होगा। लिन फेंग उसे कहता है हाँ मैंने उन दोनों को हरा दिया है, सिर्फ हराया नहीं बल्कि मैंने उन दोनों को मार भी दिया। चलो अब जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा, तुम इस तरह बिस्तर पर नहीं पड़ सकते। हानमैन उसे कहता है लिन फेंग मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, अब मैं दोबारा नहीं उठ पाऊंगा। जिंगजुन यहाँ पर लिन फेंग को एक्सप्लेन करती है। वो उसे कहती है यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे, इसको एग्जामिन करने के बाद चले गए कि हानमैन जब मेडिटेट कर रहा था उसी दौरान जियांग हुआ ने उसके ऊपर अपनी फायर पावर से अटैक किया था। मेडिटेशन के दौरान इसको इंटरप्ट किया, जिसकी वजह से इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से कोई भी मेडिसिन इसके ऊपर काम नहीं करेगी, हम इसको हील नहीं कर सकते, और इसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, ये कुछ दिन के बाद मर जाएगा। साथ ही जिंगजुन रोना शुरू कर देती है। लिन फेंग उसे कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। और उस दिन मैंने वहाँ पर जिंग फेंग को नहीं मारा होता तो ये सब कुछ नहीं होता, जिंग हुआ उससे बदला लेने के लिए नहीं आता। लिन फेंग कहता है हमारा जुनहाई सेक्टर काफी ज्यादा बड़ा सेक्टर है, मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर में कोई ना कोई ऐसा मेथड तो होगा कि मदद से हम लोग इसकी जान बचा सके। वहीं पर कुछ देर सोचने के बाद लिन फेंग कहता है मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रेसिपाइस ऑफ द एबिस के ट्रायल को देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर मैंने प्रेसिपाइस ऑफ द एबिस के ट्रायल को पास कर लिया तो उसके बाद वहाँ पर से मुझे जो इनाम मिलेगा उसमें मैं कुछ ऐसी मेडिसिन की डिमांड कर सकता हूँ जिनकी मदद से हम लोग हानमैन की जान बचा सकते हैं। लिन फेंग जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने जिंग फेंग को मारा था और उसके बाद से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। गलती के साथ उन्होंने हानमैन के ऊपर अटैक कर दिया, जबकि हानमैन ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया था। फिर मैं यहाँ पर हानमैन की जान नहीं बचा पाया तो मैं सारी जिंदगी जी नहीं पाऊंगा। ये अफसोस मुझे नहीं जाएगा कि मैंने हानमैन की जान नहीं बचाई और मेरी वजह से इसकी जान चली गई। लिन फेंग चलता हुआ दरवाजे के पास चला जाता है और वहाँ पास जाने के बाद वो हानमैन से कहता है हानमैन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है क्या? तुम्हें लगता है कि मैं प्रेसिपाइस ऑफ द एबिस के टेस्ट को पास कर पाऊंगा? हानमैन उसे कहता है लिन फेंग तब से तुम मुझसे मिले हो तब से तुमने मुझे बहुत कुछ ऐसा दिखाया है जिसके ऊपर पहले मैं यकीन नहीं करता था। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तो भी तुम करना चाहो, इसलिए मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम एबिस के उस ट्रायल को पार कर लोगे। लिन फेंग उसे कहता है चलो ठीक है, इतना काफी है, बहुत ही जल्दी ट्रायल को पास करने के बाद तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आऊंगा, तब तक जिंदा रहने की कोशिश करना, मरना मत। और वो दोनों को बाय बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन हमारा प्रेसिपाइस ऑफ द एबिस का दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर पहाड़ों के अंदर एक पैलेस है। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जुनहाई सेक्टर में सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगह यही है। हालांकि इसको एक ट्रायल के तौर पर रखा गया है, यहाँ पर आकर लोग ट्रायल देते हैं। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आने से डरते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इस ट्रायल को पास करेगा तो उसे एक इनाम दिया जाएगा जो कि काफी ज्यादा ग्रेट हो सकता है, या फिर आप अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करवा सकते हैं। इस सेक्टर के एल्डर जो कि यहाँ पर होंगे वो आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे, लेकिन आज तक जो भी यहाँ पर अंदर गया है वो कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ पाया। लिन फेंग उस पैलेस के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और जाकर कहता है मैं लिन फेंग यहाँ पर इस सेक्टर ट्रायल के लिए आया हूँ, मैं जुनहाई सेक्टर का एक आउटर डिसाइपल हूँ और यहाँ पर प्रेसिपाइस ऑफ द एबिस के ट्रायल को देने के लिए आया हूँ। तो उसके ये कहते ही दरवाजा खुल जाता है, हमने से उसे एक एल्डर की आवाज आती है। एल्डर उसे कहते हैं चलो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए अंदर आ जाओ, तुम्हें ट्रायल रूम तक ले चलता हूँ। लिन फेंग कहता है मुझे तो लगा था कि दरवाजा खुलते ही मेरा ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, लगता है कि टेस्ट वाली जगह कहीं और पर है, मुझे तो इस आवाज को फॉलो करना होगा कि ये आवाज किसकी आ रही है। चाहे जो भी हो मुझे इस टेस्ट को तो पास करना ही होगा ताकि मैं हानमैन की जान बचा सकूं। लिन फेंग उस मास्टर से कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो वहाँ से उस गुफा के अंदर चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो लिन फेंग उस गुफा में चलता हुआ काफी आगे तक जाता है। तो वो गुफा काफी ज्यादा लंबी होती है। लिन फेंग कहता है बाहर से ये एक पैलेस की तरह है, लेकिन अंदर तो एक गुफा है। वहीं पर अंदर से उसे काफी सारा प्रेशर महसूस होता है। लिन फेंग कहता है लगता है यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है, और वहीं पर लास्ट पे एक रूम होता है। लिन फेंग कहता है मुझे लगता है कि वो मास्टर जिसकी आवाज थी वो यहीं पर इसी रूम में होगा। जैसे वो वहाँ पर उस दरवाजे को पार करके अंदर होता है तो वो मास्टर उसे कहते हैं तुम्हारा नाम लिन फेंग है, तो तुम एक आउटर डिसाइपल हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तुम तो अपनी की लेयर के 8th लेवल पर हो।
मैंने तुम्हें यहाँ पर अंदर तो आने दिया, लेकिन अगर तुम टेस्ट देने के लिए जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तुम तो सिर्फ एक छोटे से आउटर डिसाइपल हो, अभी तक तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर पूरे बाल भी नहीं आए और तुम यहाँ पर इस टेस्ट को देने के लिए चले आए हो। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, यहाँ से वापस चले जाओ। प्रेसिपाइस ऑफ द एबिस ये कोई खेलने की चीज नहीं है, बहुत ही डेंजरस जगह है। लिन फेंग उनसे कहता है, एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर इतनी अच्छी एडवाइस दी। मैंने सब कुछ ज़हन में रखा हुआ है, मेरे पास सिर्फ मेरी जान है जो मैं दांव पर लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त को इस वक्त एक मेडिसिन की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा जख्मी है। अगर मैंने सेक्टर ट्रायल के टेस्ट को पास नहीं किया, मुझे वो मेडिसिन नहीं मिल सकती जिससे मैं अपने दोस्त की जान बचा सकूं, इसलिए मुझे इस टेस्ट को देना ही पड़ेगा। मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही रेयर बात है, इतने सालों के बाद यहाँ पर कोई ऐसा आया है जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए इस टेस्ट को देना चाहता है। मास्टर उससे कहते हैं, तुम्हारी इंटेंशंस तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, अपने दोस्त की जान बचाने के लिए इस ट्रायल टेस्ट को देना चाहती हो, लेकिन यहाँ पर हमारे सेक्टर के कुछ रूल्स हैं, तुम्हें पहले इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। अगर तुम टेस्ट को पास करोगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त की जान बचाने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारे दोस्त की जान बच जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें फिर से एक बार इस बारे में आगाह कर देता हूँ कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, टेस्ट के दौरान तुम अपनी जान भी गंवा सकती हो। क्या तुम वाकई में अपने दोस्त के लिए यहाँ पर अपनी जान गंवाने को तैयार हो? लिन फेंग उनसे कहता है, जी मास्टर मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैं इस गिल्ड में जिंदा नहीं रहना चाहता। अगर मैं यहाँ पर अपने दोस्त की जान नहीं बचा सकता तो फिर मुझे एक मर्द कहलाने का हक नहीं है, मुझे अपने दोस्त की जान हर हाल में बचानी है। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहती है, बच्चे तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और वहीं पर उनकी नजर उसकी पीठ पर लगी हुई तलवार पर पड़ती है और वो उस तलवार को पहचान जाते हैं और कहते हैं, ये तलवार तो बीलाओ की है, लेकिन बीलाओ ने इस लड़के को अपनी तलवार क्यों दी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीलाओ की भी इसी लड़के के ऊपर नजर है? चलो देखते हैं कि आखिर बीलाओ ने इस लड़के के अंदर ऐसा क्या देखा कि उसने अपनी स्पेशल तलवार इस लड़के को दे दी। और साथ ही एल्डर लिन फेंग से कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ और तुम्हारे लिए रास्ते को ओपन कर देता हूँ। तुम्हारा ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर चले जाओ जहाँ पर तुम्हारा टेस्ट होगा और वहाँ पर तुम्हें बताया जाएगा कि टेस्ट कैसे देना है, वहाँ पर लिखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस टेस्ट को पास करने के बाद जिंदा वापस आओगे। लिन फेंग उनसे कहता है, एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर गाइड करने के लिए और एडवाइस देने के लिए। तो लिन फेंग उनके ऑर्डर सुनने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, जबकि मास्टर पीछे सोच रहे होते हैं, वाकई में बी लाओ ने इस लड़के को अपने लिए चुना है। बी लाओ की नजर जिस लड़के के ऊपर है वो कोई आम सा लड़का तो हो नहीं सकता। चलो देखते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या करता है। हमारा लिन फेंग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सामने की तरफ देखता है तो सामने उसे एग्जिट दिखाई देता है। वो इस एग्जिट को पार करता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा हाल होता है और उस हाल के इर्द गिर्द 8 बेल्स लगी होती हैं, बड़ी बड़ी बेल्स होती हैं। लिन फेंग उस जगह को देखकर काफी हैरान होता है, कहता है ये तो बिल्कुल एक मैजिकल पैलेस की तरह है, बिल्कुल एक फेरी टेल के मैजिकल पैलेस की तरह। वहीं पर दरवाजे के ऊपर लिखा होता है कि तुम्हारा टेस्ट ये है कि तुमने सिर्फ इन बेल्स को बजाना है। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या बस यही वो टेस्ट है जिसको देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं? मुझे यहाँ पर सिर्फ इन बेल्स को बजाना है, इन बेल्स को बजाना तो इतना मुश्किल नहीं हो सकता। साथ ही लिन फेंग कहता है, चलो जो भी हो मुझे यहाँ पर ट्राई तो करना पड़ेगा। वो यहाँ पर अपनी रोलिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करता है और कहता है, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो सामने एक बेल के ऊपर अटैक करता है, ऐसे ही उसका अटैक उस बेल के साथ टकराता है तो उस बेल के ऊपर टकराने की बजाय उसके करीब पहुंचकर वहीं पर एक वोर्टेक्स बनता है और उस वोर्टेक्स के साथ ही उसका अटैक उस बेल के साथ तो नहीं टकराता बल्कि वहीं से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से उसी की तरफ आ जाता है और इस बार उसकी पावर डबल हो जाती है। लिन फेंग साइड पर होते हुए अपनी अटैक को अवॉइड करता है और कहता है, ये तो मेरे अटैक्स को मेरे पर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो लिन फेंग ने पहले अपने रोलिंग थंडर स्किल को नहीं बल्कि अपनी 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज किया था। लिन फेंग कहता है कि मेरी फैमिली टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब मुझे यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि मैं अपनी रोलिंग थंडर स्किल के साथ इस बेल को जिम कर पाता हूँ या नहीं। साथ ही वो अपनी रोलिंग थंडर टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पाम को सामने की तरफ करता है और बहुत सारी तलवारें निकालता है। ऐसा मूव वहाँ पर जिंग हाओ ने यूज किया था। हमारा लिन फेंग भी सेम उसी मूव को यूज करता है। लिन फेंग अपने पास से एनर्जी की बनी हुई 8 तलवारें निकालता है और उन 8 तलवारों को 8 बेल्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है ताकि उन सभी को एक ही साथ जिम करवाया जा सके। तो लिन फेंग की एनर्जी की बनी हुई तलवारें जैसे उन बेल्स के करीब पहुंचती हैं, वो बेल्स उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनको एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके वापस से वो लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देती हैं। लिन फेंग इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं मार्शल स्पिरिट के साथ मार्शल आर्ट्स के स्किल को यूज करते हुए अटैक करता हूँ तो ये मेरी पावर्स को 5 गुना बढ़ा देती है। लिन फेंग अपनी शैडो फ्लीडिंग मूव को यूज करते हुए अपने ही वापस आने वाले अटैक को अवॉइड करता है। लिन फेंग कहता है, ये टेस्ट तो वाकई में मुश्किल होता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इन बेल्स का मसला क्या है, ये मेरे अटैक्स को रिफ्लेक्ट कैसे कर सकती हैं। लिन फेंग कहता है, तो मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर अपनी डार्क स्पिरिट को यूज करना पड़ेगा। हो सकता है कि डार्क स्पिरिट के साथ अपनी फुल पावर को रिलीज करने पर इन बेल्स को यहाँ पर बजा सकूं और इस
टेस्ट को पास कर पाऊँ। क्या हमारा लिन फेंग इन बेल्स को बजा पाएगा, ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।